वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं का हिंदी विषय का PT2 का पेपर सॉल्व करेंगे। PT2 को बच्चों आवधिक परीक्षा भी बोलते हैं। यह पेपर PM श्री केंद्रीय विद्यालय का है। यह पेपर 40 अंक का है। समय रहेगा 90 मिनट। कुछ सामान्य दिशा निर्देश इसमें दिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं कि इस प्रश्न पत्र में कुल 3 खंड हैं। खंड क अपठित अवबोध, खंड ख व्याकरण और रचनात्मक लेखन और खंड ग हिंदी पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न। तो ये कुछ सेक्शन दिए हैं, खंड दिए गए हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे सॉल्व करते। इस प्रश्न पत्र में कुल 8 प्रश्न हैं और सभी प्रश्नों के उत्तर लिखना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के उत्तर क्रम अनुसार लिखिए। कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है, इनको फॉलो करते हुए हम चलेंगे। पहला है खंड क अपठित अवबोध। अपठित अवबोध में क्या होता है बच्चों? या तो आपको गद्यांश मिलेगा या फिर आपको पद्यांश मिलेगा, या फिर आपको पद्यांश मिलेगा। अपठित होगा अनसीन। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, अपठित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 अंक का प्रश्न है। क्या लिखा है कि किताबें हमारी आसपास की दुनिया को समझने, सही तथा गलत के बीच निर्णय लेने और लक्ष्य प्राप्ति में हमारी मदद करती है। तो हमारे जीवन में किताबों की क्या भूमिका है, ये बताया गया है इस पैसेज में। इस गद्यांश में किताबों की हमारे जीवन में क्या भूमिका है, किस प्रकार से किताबें हमारे जीवन को सरल बनाती है, वो बताया गया है। वे एक आदर्श मार्गदर्शक हैं और शिक्षक के रूप में हमारे जीवन में शामिल होती हैं। किताबें हमें अच्छे से गाइड भी करती हैं। वो हमारे लिए एक अच्छा शिक्षक जो है जो है बनने का काम करती है। किताबें पढ़ने से न केवल हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, अपितु हमारे व्यक्तित्व का भी विकास होता है। यह हमारा ध्यान केंद्रित करने में हमारी मदद करती है। कौन? किताबें। किताबों की बात की जा रही है कि किताबों से हमारी पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है और साथ में हमारा जो ध्यान है वो भी एक जगह पर ठहरता है। किताबें जीवन की सबसे अच्छी साथी होती है। इसके अतिरिक्त मनोरंजन हेतु भी संगीत, इसके अतिरिक्त किसके अतिरिक्त? किताबों के अतिरिक्त भी हम जैसे संगीत, चित्रकला, खेल, योग, नृत्य आदि अनेक विषयों की किताबें, पुस्तकें भी ज्ञान बांटती हैं। देखो, पढ़ने की तो है ही, पढ़ाई के अलावा हम और भी कई तरीके की किताबें पढ़ सकते हैं, जिसमें संगीत में यदि किसी की रुचि है, चित्रकला में यदि किसी की रुचि है, किसी की खेल में रुचि है, तो वो इस तरीके की किताबें भी पढ़कर अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। ये सब बताया गया। अब प्रश्न देखते हैं क्या-क्या दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, किताबें किसमें मदद करती हैं? लक्ष्य प्राप्ति में, गाना गाने में, सोने में, कोई नहीं। ये तो बेकार है 2 आंसर। तो पहला ही उत्तर हो जाएगा, लक्ष्य प्राप्ति में हमारी मदद करती है। किताबें हमारे जीवन में है, मार्गदर्शक हैं, शत्रु की तरह से हैं, कोई योगदान नहीं है। ये तो बिल्कुल भी गलत हो गया है। शत्रु भी नहीं है, तो किताबें हमारे लिए एक मार्गदर्शक का काम करती है, साथ ही एक अच्छा शिक्षक भी होती है किताबें, जो हमें अच्छी चीजें सिखाती है। आगे है, किताबें पढ़ने से क्या होता है? ज्ञान में वृद्धि, विज्ञान में वृद्धि, कोई नहीं, पैसा इकट्ठे करने में नहीं। किताबें पढ़ने से हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। हमारा ध्यान केंद्रित करने में कौन मदद करता है? तो किताबें मदद करती हैं। शब्द है किताब। किताब में कौन सा जो है संज्ञा का प्रकार है वो बताना है। कौन सी संज्ञा है? तो किताब जो होती है वो होती है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये नहीं बताया गया कि किसी विशेष विषय के बारे में नहीं बात हुई है। किताब तो ढेर सारी है, हो सकता है वो हिंदी की किताब हो। यदि लिखा होता हिंदी की किताब, गणित की किताब, मैथ की किताब है, या फिर विज्ञान की किताब है, या फिर आपकी संस्कृत की किताब है, यदि ऐसे पर्टिकुलर मेंशन होता तो होता व्यक्तिवाचक। लेकिन यहाँ हमें पता ही नहीं किस विषय की किताब है, तो जब पूरी जाति के बारे में बताया जाए तो वहां होता है जातिवाचक। तो इसका आंसर हो जाएगा क। ये थे 5 प्रश्न। अब हम बढ़ते अपठित पद्यांश की तरफ। क्या दिया गया? यहाँ लिखा है, अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ बताया गया है कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ, क्या वह तीसरा आदमी कौन है?
मेरे देश की संसद मौन है। तो यहाँ पर कुछ ये बताया गया है कि देश में जो है एक आदमी तो जो मतलब अपनी मजदूरी पैसे से दिहाड़ी लगाकर जो है अपने घर का गुजारा करता है, ठीक है? कोई रोटी जो है जुटाने का जतन कर रहा है, कोई रोटी बनाने का जतन कर रहा है, कोई खा रहा है, लेकिन तीसरा आदमी जो है वो मौन है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। तो इस विषय पर हमारे देश की जो संसद है वो मौन है। अब यहाँ पूछा गया कि कविता में कितने आदमी रोटी बेलते हैं? तो देखो रोटी बेलने की बात है कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक खाता है, तीसरा आदमी है जब ना रोटी बेलता है ना खाता है। एक आदमी रोटी बेलता है, तीसरा आदमी क्या करता है? वो रोटी को फेंकता है नहीं, रोटी से खेलता है वो। का उत्तर हो जाएगा इसका। हमारे देश की संसद कैसी है? लालची है, सोने की चिड़िया है, मौन और शांत है। तो ये है उत्तर। हमारे देश की जो जनता है वो गरीबी, ठीक है, गरीबी और जो गरीबी और इसके अलावा जो हमारे देश का जो तंगहाली है उसके ऊपर शांत है, मौन है, ये बताया गया है। मौन शब्द क्या है? मौन जो है विशेषण होता है बच्चों। मौन क्या है? विशेषण। संसद शब्द में कौन सा लिंग है? ठीक है, हमारी। संसद के आगे आया था हमारी, ठीक है, हमारा नहीं था। हमारा होता तो हम कहते पुल्लिंग, लेकिन यहाँ तो आया है हमारी संसद, तो ये वर्ड है स्त्रीलिंग शब्द है। तो ये 5 प्रश्न हो गए हैं हमारे अपठित पद्यांश से संबंधित। अब खंड ख दिया गया है व्याकरण और रचनात्मक कार्य से संबंधित। इसमें तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है जी। पहला प्रश्न है ईद का चांद होना। ईद का चांद होना का मतलब होता है, इसका मुहावरे का अर्थ लिखना है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि दुर्लभ होना, अति दुर्लभ होना, ठीक है, रेयर हो जाना बिल्कुल। जैसे हम कई बारी कह देते हैं ना अपने दोस्त को, अरे सौरभ, अरे सौरभ, आप तो आजकल, आप तो आजकल ईद का चांद हो गए हैं, हो गए हैं। आप तो मैदान में नजर ही नहीं आते, ठीक है, क्योंकि वो पहले आते थे लेकिन अब बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं, इसीलिए उनको कहा कि ईद का चांद। अब है गुजराती शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो गुजराती जो शब्द है बच्चों उसमें गुजरात शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा है, ई प्रत्यय, तो ग हो जाएगा इसका उत्तर। हर्ष, हर्ष का सही विलोम शब्द लिखना है। हर्ष का मतलब होता है खुशी और इसका अपोजिट हो जाएगा विषाद, तो हर्ष विषाद। ये हो गया पुष्प। पुष्प का कौन सा पर्यायवाची शब्द है? तो पुष्प का जो पर्यायवाची है वो है सुमन। अली किसका है? ये है भौरे का। भौरा जो होता है उसका पर्यायवाची है अली। पीयूष किसका है? अमृत का उल्टा है, ठीक है, अमृत। रसाल किसका है? ये भी भौरे का ही पर्यायवाची। अली और रसाल जो है भौरे का पर्यायवाची है। पीयूष जो है अमृत का पर्यायवाची है। जो पूछा गया है उसका पर्यायवाची है सुमन। तो ये दिए गए। अब आगे क्या क्या है जी, आगे देख लेते हैं। अब है, यहाँ लिखा है महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? अब महोत्सव को पहले हम संधि विच्छेद करते हैं तो बनेगा महाजमा उत्सव, महाजमा उत्सव। अब हमें पता है यहाँ पर है आ और यहाँ पर है उ, पहला वर्ण उ, और बना क्या है ओ। तो ऐसा नियम जिसमें आ या अ या आ में ऊ या बड़ा ऊ जुड़ता है और बनाता है वो ओ। छोटा ऊ जुड़ेगा तो ओ, बड़ा ऊ जुड़ेगा तो औ, ठीक है। ये संधि होती है गुण संधि। कौन सी संधि होती है? गुण संधि, ठीक है। अ या आ में ई या फिर प्लस बड़ी ई हो जाए तो बन जाएगा ए, तो बनेगा छोटी से, बड़ी से बनेगा आई, ठीक है। ऐसा गुण जिसमें अ आ में ई जुड़ने से ए आई बनता है, गुण मतलब बदलने का गुण है, तो वहां बन जाएगा गुण संधि।
महाजमा उत्सव महोत्सव, तो यहाँ गुण संधि है। अब प्रश्न 4 क्या लिखा है, किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखना है 5 अंक का। स्वच्छता ही जीवन का आधार है, विज्ञान वरदान या अभिशाप, योग का महत्व, इनमें से हमने किसी एक पर लिखना है। आगे क्या दिया गया प्रश्न, प्रश्न दिया गया है पिताजी से पैसे मंगवाने हेतु पत्र लिखिए, या फिर आप जो है अपने पिता विद्यालय के प्राचार्य को फीस माफी के लिए पत्र लिखिए। ये 5वां प्रश्न है। छठा प्रश्न है घर में देर से पहुंचने पर जो है माँ ने पूछताछ की है तो उसका संवाद लिखिए। ठीक है, तो अब हम इन तीनों का बच्चों उत्तर जो है एक साथ देख लेते हैं क्या है। हमने थोड़ा सा टाइम सेविंग के लिए जो है हमने इनके उत्तर पहले से ही फ्रेम कर रखे हैं, उनको देख लेते हैं क्या कुछ दिया है। हम पहले जो है स्वच्छता ही जीवन का आधार है, उस विषय पर हम 100 से 120 शब्दों में लिखेंगे। बच्चों अनुच्छेद लेखन में मैं आपको एक छोटा-सा टिप्स देना चाहूँगा कि जब भी आप कोई अनुच्छेद लिख रहे हैं, तो आप कोई अच्छी-सी प्यारी-सी कोटेशन लिख दें। आपको कोई न कोई कोटेशन ज़रूर याद होगी, किसी भी विषय से संबंधित आप बनाकर भी लिख सकते हैं। उससे क्या होता है कि जो एग्ज़ामिनर होता है, चेक करने वाला होता है, वो उस कोटेशन को देखकर जो है आपकी ज्ञान या आपके मन के भाव को समझ सकता है कि बच्चा किस लेवल का है। जैसे यहाँ दी गई है कि स्वच्छता के बारे में है, तो हम अक्सर सुनते आते हैं कि कहा जाता है बड़े बुजुर्गों के द्वारा, हम यहाँ लिख सकते हैं कि बड़े बुजुर्ग बड़े बुजुर्ग बड़े बुजुर्ग जो है जस्ट वेट बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। इसलिए स्वच्छता मानव जीवन का एक आवश्यक अंग है। स्वच्छता से न केवल हमारा शरीर स्वस्थ होता है, बल्कि हमारा मन भी प्रसन्न रहता है। अक्सर बच्चों ये हमने देखा है कि यदि हम 2 या 3 दिन किसी कारणवश नहा नहीं पाते हैं, ठीक है? तो हम जो है स्वभाव से चिड़चिड़े हो जाते हैं, है ना? हमारे स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। क्यों? क्योंकि हम जो है 1-2 दिन से नहाए नहीं हैं। हो गया कोई कारण, लेकिन जैसे ही हमने स्नान किया, हम नहाए, हमने अपने शरीर की सफाई की, तो हम जो है बिल्कुल एकदम ताज़गी महसूस करते हैं। वो किस कारण हुआ? क्योंकि हमने जो है अपने शरीर की सफाई की है, स्वच्छता को अपनाया है, इसीलिए हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। गंदगी से क्या होता है? अनेक रोग फैलते हैं जैसे हैजा, मलेरिया, डेंगू, ठीक है? चेचक, ठीक है? और जो है और भी बहुत सारी बीमारियाँ गंदगी से फैलती है। यदि हम अपने घर, विद्यालय और आसपास के वातावरण को साफ रखें, तो हम बीमारियों से बच सकते हैं। स्वच्छता हमें अनुशासन और जिम्मेदारी भी सिखाती है। हमें रोज स्नान करना चाहिए, साफ कपड़े पहनने चाहिए, कूड़ा निर्धारित स्थान पर ही डालना चाहिए। कूड़े के लिए भी गीला कचरा अलग और सूखा कचरा अलग डालना चाहिए। ठीक है, ये सब बातें आप मेंशन कर सकते हैं, सूखा कचरा अलग हो। ठीक है। फिर है सरकार द्वारा चलाया गया स्वच्छ भारत अभियान इस दिशा में एक सराहनीय कार्य है। स्वच्छता अपनाकर ही हम जो है स्वच्छ और सुंदर भारत बना सकते हैं। आप इस पैसेज में कहीं पर भी महात्मा गांधी का भी जिक्र कर सकते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी जो थे उन्होंने भी क्या कहा था कि स्वच्छता ही हमारे जीवन का आधार है, इसे हमें अपनाना चाहिए। ठीक है, स्वच्छता के बारे में गांधी जी के जन्म दिवस पर हम जो है स्वच्छता दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी फेमस जो है व्यक्तित्व को भी हम अपने पैसेज में कोट कर सकते हैं। दूसरा था विज्ञान वरदान या अभिशाप। विज्ञान वरदान के बारे में हम लिख सकते हैं कि विज्ञान मानव जीवन को सरल बनाता है। ठीक है, सरल तो बनाता है लेकिन इसका एक और पहलू है। ये कभी-कभार हमारे लिए अभिशाप भी बन जाता है, श्राप भी बन जाता है। क्यों? क्योंकि कई बारी क्या होता है, यदि हमने विज्ञान का और विज्ञान की तकनीक को गलत कामों के लिए प्रयोग किया तो वही तकनीक हमारे लिए जो है हानिकारक भी हो सकती है। जैसे यहाँ बताया है, विज्ञान ने मानव जीवन को अत्यधिक जो है सुविधाजनक बना दिया है। आज हम विज्ञान की सहायता से बिजली, वाहन, मोबाइल, कंप्यूटर, चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। विज्ञान के कारण ही कठिन काम भी सरल हो जा रहे हैं। पहले क्या होता था, गाँव से कहीं शहर किसी को जाना होता था, या तो हम पैदल जाते थे या फिर किसी की जो है तांगा होता था, ठीक है? या फिर किसी की साइकिल लेके जाते थे, ठीक है? यदि किसी ने दे दी तो तब जाते थे, नहीं तो पैदल ही जाते थे। लेकिन आज जो है बस आ गई, कार आ गई है, तो हम मिनटों में शहर पहुँच जाते हैं, ठीक है? मोबाइल आ गया है, कहाँ पहले चिट्ठी लिखते थे हम, लेकिन अब जो है मोबाइल पर हम सिर्फ न कि ऑडियो कॉल हम बल्कि वीडियो कॉल करके भी अगले व्यक्ति को हम पूरी बातचीत कर लेते हैं, ठीक है?
तो ये सरल किया है काम। किंतु देखिए किसी भी खोज का एक पॉजिटिव पक्ष होता है तो नेगेटिव भी होता है बच्चों। विज्ञान का गलत उपयोग अभिशाप भी बन सकता है। जैसे परमाणु बम बन रहे हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है, मशीनों के अत्यधिक उपयोग करने से हमारी उन पर डिपेंडेंसी बढ़ रही है, जिस कारण जो है लोग काम कम करते हैं। जैसे आजकल एआई से चलने वाले रोबोट आ गए हैं। आपने देखा होगा कई सारे रेस्टोरेंट में या जापान वगैरह में कि मशीनों से ही काम हो रहा है। इससे क्या हो रहा है कि लोग जो है शारीरिक श्रम नहीं कर पा रहे हैं। शारीरिक श्रम नहीं कर पा रहे हैं तो जो है मोटापे के शिकार हो रहे हैं। लोगों को मधुमेह हो रहा है, डायबिटीज हो रही है और अन्य बीमारियां हो रही हैं। विज्ञान स्वयं न तो वरदान है और न ही अभिशाप। यह मानव के उपयोग पर निर्भर करता है। यदि विज्ञान का प्रयोग मानव कल्याण के लिए किया जाए तो वरदान सिद्ध होता है, और यदि विज्ञान का संतुलित और जो है यदि सही उपयोग नहीं किया गया तो वो अभिशाप बन जाएगा। इसलिए हमें विज्ञान का सही और जो है संतुलित उपयोग करना चाहिए। ये हो गया है। अब योग के बारे में पढ़ लेते हैं। योग के बारे में तो आप लोगों ने पता ही है कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं, सॉरी प्राइम मिनिस्टर हैं श्री मोदी जी, उन्होंने कितना प्रमोट किया है। मोदी जी ने 21 जून को तो हमने अंतर्राष्ट्रीय दिवस बना दिया है योगा के लिए। तो कितनी बड़ी बातें हैं। उन्होंने कहा है कि अपने भाषण में भी कहा है कि आधुनिक जीवन में जो है योग ही हमारे जीवन का आधार है। योग से ही हमारा जीवन जो है निरोग हो पाएगा। तो ऐसी बातें आप पीएम मोदी के जो है कोट कोट कर सकते हैं यहाँ पर अपने पैसेज में, ताकि आपका अच्छा पैसेज जो है अनुच्छेद बन पाए। तो हम लिखेंगे योग से ही जीवन निरोग जीवन संभव है। योग ही जीवन का आधार है। योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य देन है। योग से शरीर, मन और आत्मा का संतुलन बना रहता है। नियमित योग अभ्यास से शरीर स्वस्थ, लचीला और मजबूत बनता है। योग तनाव को कम करता है, चिंता दूर करता है, और जो हमारी जो मानसिक मेंटली जो हमारी जो टायरसम है उसको भी कम करता है। ठीक है। आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली में योग का महत्व और भी बढ़ गया है। प्राणायाम से फेफड़े मजबूत होते हैं, ध्यान में एकाग्रता एकाग्रता बढ़ती है। योग हमें अनुशासन और आत्म संयम सिखाता है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाकर पूरे दिवस ने इसके महत्व को स्वीकार किया है। हमें प्रतिदिन योग करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ और सुखी जीवन जी सके। कुछ इस तरीके से बच्चों आप अपने अनुच्छेद को एक प्रभावी अनुच्छेद बना सकते हैं। आप उसमें कोटेशन लिखे, कोई लाइन आपको अच्छी लगती है तो उसको पूरा अंडरलाइन करें, ताकि जो एग्जामिनर होता है, परीक्षक होता है, वो उसी लाइन पर फोकस करे जिस पर आप उसका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। चलिए अब पत्र देख लेते हैं। पत्र में क्या दिया गया। पत्र दो थे। एक तो पिताजी से पैसे मंगवाने के लिए, तो पिताजी से पैसे मंगवाने के लिए हेडिंग लिख देंगे ऊपर, फिर लिखेंगे हम पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे। मैं यहाँ सकुशल पूर्वक हूँ। पिताजी, विद्यालय में मेरी परीक्षा नजदीक है और पुस्तकों व कॉपियों की आवश्यकता है। इसके अलावा परीक्षा शुल्क भी जमा कराना है। इसीलिए कृपया करके आप मुझे 1500 रुपए भेजने की कृपा करें। मैं आपका पैसा सोच समझ कर खर्च करूंगा। ये बच्चों ध्यान रखना है। पैसा पिताजी भेजेंगे तो उसको हमने ऐसे ही बर्बाद नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वह पैसा बहुत मेहनत से कमाया गया पैसा है, और माता-पिता की मेहनत का पैसा हमने ऐसे ही जो है कुछ गलत कामों में प्रयोग करके उन्हें बर्बाद नहीं करना है। तो हमने सोच समझ कर यूज़ करना है। माँ को भी मेरा प्रणाम कहिए। आपका आज्ञाकारी पुत्र राहुल। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये एक मॉडल है। ये एक सैंपल है बच्चों। ठीक है। आप इसके अलावा अपना आउटपुट भी डाल सकते हैं। ठीक है। जरूरी नहीं है कि यही बेस्ट है। आप भी मेरे प्यारे बच्चों, आप भी चिंतन करके, थिंकिंग करके आप भी जो है अपना खुद का जो है पत्र इससे भी अच्छा लिख सकते हैं। ये सिर्फ एक सैंपल है छोटा-सा। आप इससे और भी आकर्षक बना सकते हैं अपने शब्दों में लिखकर। तो आप भी कोशिश करिएगा। अब चलते हैं दूसरा जो दिया गया है, वो क्या है? वो है फीस माफ़ी के लिए पत्र लिखना है। पत्र लिखने के लिए क्या करना है भई? प्राचार्य जी को फीस माफ़ी हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। सेवा में माननीय प्रधानाचार्य महोदय, यदि मैडम है तो हम लिखेंगे महोदया। ठीक है। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय, जिस शहर से आप रहते हैं वहां लिखेंगे आप उसका नाम। विषय आप लिखेंगे फीस माफी हेतु। यहाँ पर आप एक शब्द जरूर लिखेंगे, माननीय। माननीय जी, माननीय महोदय जी भी लिख सकते हो। ठीक है। अब हम लिखेंगे
सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 7वीं ब का छात्र हूँ। मेरे पिताजी एक बस ड्राइवर है। ज़रूरी नहीं है कि बस ही ड्राइवर आप लिखें, और भी लिख सकते हैं, किसान लिख सकते हैं, मज़दूर लिख सकते हैं, ठीक है? ठीक है, आप सफाई कर्मचारी लिख सकते हैं या कोई और आपको जो भी लगता है वो लिख। फिलहाल उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसके कारण वे विद्यालय की फीस जमा कराने में असमर्थ हैं। असमर्थ मतलब वो कैपेबल नहीं है। मैं एक मेधावी छात्र हूँ। मेधावी का मतलब होता है कि मैं बहुत ही परिश्रमी छात्र हूँ, मेहनती छात्र हूँ, ठीक है? एक्सीलेंट हूँ मैं पढ़ाई में, और सदैव अनुशासन का पालन भी करता हूँ। कोई ऐसी शिकायत भी नहीं आती जो इनडिसिप्लिन से संबंधित है। आपसे विशेष अनुरोध है कि मेरी फीस माफ करने का कष्ट करें या कृपा करें। इसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद। भवदीय रमन, कक्षा 8वीं। आप यहाँ सॉरी 7वीं आप ऐसे लिख देंगे। ठीक है? ये हो गया। अब एक और था, क्या था कि हमने संवाद लिखना है माँ-बेटे का। बेटा जो है घर पर देर से पहुँचा है। अब कारण कुछ भी हो सकते हैं, है ना? देरी के कारण कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आप ट्यूशन जाते हैं, ठीक है? तो आपको हो सकता है कि भई अतिरिक्त अभ्यास करने के लिए दिया गया, ठीक है? अतिरिक्त अभ्यास करने के लिए सर या मैडम ने दिया है, या फिर स्कूल में आपकी अतिरिक्त कक्षा लग सकती है, या फिर आप स्कूल में खेलने लग गए, ठीक है? छुट्टी हो गई लेकिन आप खेलने लग गए, आपने घर पर बताया नहीं है, ठीक है? तो भी ऐसी समस्या हो सकती है देरी से पहुँचने की, या फिर आप किसी दोस्त के घर चले गए पढ़ने के लिए, ठीक है? दोस्त के घर पढ़ने के लिए चले गए, ठीक है? तो कुछ ऐसी स्थिति हो सकती है। तो माँ क्या कहती है, "आज आप इतनी इतनी देर क्यों हो गई? आज इतनी देर क्यों हो गई?" पुत्र ने कहा, "माँ, स्कूल के बाद अभ्यास के लिए रुकना पड़ा। कुछ एक्स्ट्रा काम था, उसके लिए रुकना पड़ा।" माँ क्या कहती है, "बिना बताए रुकना ठीक नहीं है।" बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि माँ भी तो चिंता करेगी ना कि आप, माँ को पता है कि आप 2 बजे घर पहुँच जाते हैं और आज हो गए हैं 2:30 और आप घर पहुँचे नहीं हैं, तो माँ चिंतित होगी। तो माँ का कहना ठीक है कि बिना बताए रुकना ठीक नहीं है। पुत्र क्या कहेगा, मुझसे गलती हो गई माँ, आगे से बता दिया करूँगा माँ। चिंता हो जाती है बेटा। पुत्र, माफ कर दो माँ, अब ऐसा नहीं होगा। माँ क्या कहती है, ठीक है, अब हाथ मुँह धोकर खाना खा लो। तो इस तरीके से आप जो है एक संवाद लिख सकते हैं। आउटपुट ज़रूरी नहीं है कि स्कूल के काम के लिए ही हो गए। आप ये भी बोल सकते हैं ट्यूशन पर जाना पड़ गया था, ठीक है, अतिरिक्त काम हो गया था। आज मेरी परीक्षा थी, ठीक है, आज मेरी परीक्षा थी तो इसलिए मैं लेट हो गया। ये भी बता सकते हैं। दोस्त के घर चला गया था मैं नोट्स लेने के लिए, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप जो है एक अच्छा संवाद लिख सकते हैं। तो चलिए, ये हो गया हमारा रचनात्मक कार्य। अब हम खंड ग पे देखते हैं क्या कुछ दिया गया। खंड ग में जो पाठ आधारित प्रश्न हैं उनको पढ़ते हैं। खंड ग में प्रश्न 7 दिया गया है कि पठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 5 अंक का यह प्रश्न है। अब यहाँ पर पद्यांश क्या है? हमारी जो हिंदी की किताब है उसी पर आधारित है ये, मल्हार पर। यहाँ लिखा है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। ये बच्चों कवि गिरधर राय की कुंडलियों में से लिया गया है। कवि गिरधर राय की कुंडलियाँ, ठीक है, हमने पढ़ा है 2 कुंडलियाँ दी गई हैं। तो उन्होंने ये बताया था कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हँसाए, जग में होत हँसाए, चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे, कह गिरधर कविराय, दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जे माही, कियो जो बिना विचारे। कवि इसमें ये कह रहा है कि जो व्यक्ति बिना सोच विचारे काम करता है, वो बाद में पछताता है, और जब उसका काम बिगड़ जाता है तो जग में वह हंसी का पात्र बनता है। लोग उस पर हंसते हैं, ठीक है। और जग में हंसी होती है, वो तो जग में हंसी होगी, लोग हँसेंगे तो उसका मन खुश नहीं रहेगा। जब मन खुश नहीं रहेगा तो उसका किसी खाने-पीने में या किसी संगीत में उसका मन नहीं लगेगा, और फिर वो दुःख जो है उससे कम भी नहीं होगा। वो जो काम किया उसने उसके मन में खटकता रहेगा, ठीक है? और वो उस गलत काम करने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहेगा। ऐसा कुछ कवि गिरधर रा राय ने कवि गिरधर ने समझाया है। अब प्रश्न देखते हैं क्या-क्या है। बिना विचारे काम करने वाले व्यक्ति के साथ क्या होता है? वह सफल हो जाता है, वह बाद में पछताता है, यही बात सही है।
कि जो व्यक्ति बिना विचारे काम करता है वह व्यक्ति बाद में पछताता है। आगे है, काम बिगाड़ने पर व्यक्ति की जग में क्या स्थिति होती है? काम बिगड़ने पर लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। नहीं, प्रशंसा नहीं करते हैं, बल्कि लोग तो उस पर हंसते हैं। ग उत्तर हो जाएगा इसका भी। नेक्स्ट है, बिना विचारे किए गए काम वाले को किस चीज में सुख नहीं मिलता? पढ़ाई लिखाई में, खेल कूद में, नींद में, खान पान में और सम्मान में उसका मन नहीं लगता है। जो व्यक्ति बिना विचारे काम करता है, उसका काम बिगड़ जाता है, लोग उस पर हंसते हैं, तो उसका किसी भी तरीके के खान पान में या कोई उसका स्वागत करे, सम्मान करे, तो उसका तब भी मन नहीं लगता है। कुंडलिया में आए शब्द, सम्मान का विलोम शब्द लिखो। सम्मान का विलोम शब्द होगा अपमान। अब आगे क्या दिया गया है? आगे है कि इस कुंडलिया का क्या उद्देश्य है? मुख्य उद्देश्य क्या है? हमें जल्दी काम कर लेना चाहिए, बिना सोचे काम करना अच्छा है, दुख से डरना चाहिए, सोच समझकर काम करना चाहिए। तो उत्तर होगा कि इस कुंडलिया का उद्देश्य है कि हमें सोच समझकर काम करना चाहिए। ये था हमारा प्रश्न 6। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है देख लेते हैं। अब आगे है प्रश्न 7। इसमें लिखा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। 5 अंक के प्रश्न है। एक 1 नंबर का रहेगा, 2 2 अंक के रहेंगे। प्रश्न क्या है? वर्षा के समय आपके क्षेत्र में क्या-क्या परिवर्तन आते हैं? एक तो ये प्रश्न है। नृत्य के अतिरिक्त बिरजू महाराज को और किन कामों में रुचि थी? बिरजू महाराज का जीवन कैसा था बचपन में, वो बताना है। सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। कविता में कहा गया है कि वर्षा पर सारे काम निर्भर है। वर्षा के कारण संसार की शोभा है। वर्षा के अभाव में मानव जीवन और पशु पक्षियों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, वो हमें बताना है। फिर पंक्तियां दी गई है, अर्थ स्पष्ट करना है कि बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध लेई। इन सभी क्वेश्चनों के आंसर जो है बच्चों, हम एक ही साथ डिस्कस करते हैं। चलिए क्वेश्चनों का आंसर जानने का प्रयास करते हैं कि इन सभी क्वेश्चनों का सही उत्तर क्या होगा। तो हम इन प्रश्नों के उत्तर के लिए पहले से शुरू करते हैं। क्या प्रश्न दिया गया था कि वर्षा के मौसम में आपके क्षेत्र में क्या-क्या परिवर्तन होते हैं? तो हम ये कह सकते हैं कि वर्षा ऋतु के मौसम में मौसम जो है ठंडा हो जाता है और सुहावना हो जाता है। पेड़-पौधे हरे-भरे हो जाते हैं जब वर्षा का समय आता है। खेतों में फसलें लहलहाने लगती हैं, नदियाँ और तालाब पानी से भर जाते हैं, धूल कम हो जाती है, वातावरण स्वच्छ हो जाता है। कई स्थानों पर कीचड़ या जल भराव की समस्या भी हो जाती है जब वर्षा ऋतु आती है। ठीक है? हवा ठंडी चलती है, ठीक है? मन को लुभाने वाला मौसम हो जाता है। प्रश्न 2 है कि नृत्य के अतिरिक्त बिरजू महाराज को किन-किन कामों में रुचि थी? तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था कि उनको जो है मशीनों से खूब लगाव था। तो हम यही लिखेंगे कि नृत्य के अतिरिक्त बिरजू महाराज को मशीनों से खूब लगाव था। मन लगता था, कोई भी मशीन खोलकर उसके कल-पुर्जे देखने की उनकी रुचि रहती थी। इसके अलावा उन्हें पेंटिंग बनाना भी बहुत अच्छा लगता था। ये प्रश्न है। अब अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है कि बिरजू महाराज का जीवन कैसा था? बचपन में कैसा था उनका जीवन? तो हम ये कहेंगे कि बिरजू महाराज का जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। बचपन, पिता के देहांत के बाद आर्थिक अभावों का सामना करना पड़ा। जिंदगी जीने के लिए कभी वे कर्ज लेते थे, तो कभी पुरानी जरी की साड़ियां जलाकर उनके सोने चांदी के तार बेच देते थे। दिन में खाना खाते थे तो रात में कई बार नहीं खाते थे। लेकिन आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने नृत्य करना नहीं छोड़ा। उनकी माँ ने भी इस काम के लिए उनको ताकत दी, सपोर्ट किया कि भले ही हम भूखे सो जाएँगे, लेकिन जो कथक का जो प्रैक्टिस है वो नहीं छोड़ेंगे हम, ठीक है? माँ ने उनको बहुत प्रेरित किया था। आगे है, वर्षा के अभाव में मानव जीवन और पशु-पक्षियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, वर्षा जो है बच्चों, वो मानव जीवन के साथ-साथ पशु-पक्षियों के जीवन का आधार है। यदि वर्षा नहीं होगी तो क्या होगा? पहली बात तो धरती जो है बंजर हो जाएगी, और धरती बंजर हो जाएगी तो पेड़-पौधे सूख जाएँगे। पेड़-पौधे सूख जाएँगी तो फसलें नष्ट हो जाएँगी, जिससे मानव जीवन और पशु-पक्षियों का जीवन संकट में आ जाएगा। ठीक है? मृत्यु तक की स्थिति हो जाएगी। देखिए क्या लिखा है? वर्षा न होने पर धरती सूख जाती है, फसलें नष्ट हो जाती हैं, मनुष्य को भोजन, पानी की कमी हो जाती है, पशु-पक्षियों को पानी नहीं मिलता, चारा नहीं मिलता, नदियाँ और तालाब सूख जाते हैं, जिससे जीवन संकट में पड़ जाता है। तो बहुत बड़ी त्रासदी का कारण बन सकता है यदि वर्षा ना हो, सूखे की स्थिति हो जाती है।
और सूखे में क्या होता है, ठीक है, सूखे की स्थिति में लोगों का जीवन जो है बर्बाद हो जाता है, बिल्कुल। पक्षी जो है मर जाते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं, ठीक। तो इस तरीके से स्थिति जो है बहुत ही दयनीय हो जाती है। अब अंतिम प्रश्न है, क्या लिखा है, पंक्तियों का अर्थ बताना है कि बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध लेई। गिरधर राय कह रहे हैं कि बीती ताही बिसार दे, कि जो समय बीत गया है उसको भुला दो और जो है आगे की सुध लो, भविष्य की तरफ ध्यान दीजिए। अपने भूतकाल को भुलाकर हमें भविष्य पर ध्यान देना है और जो काम सहज में बन जाए उसमें अपना मन, चित्त का मतलब होता है मन, लगाना चाहिए। बिना वजह के कठिन कामों में फंसकर हमें अपने ऊर्जा और अपने समय को नष्ट नहीं करना है। यदि कोई काम बहुत कठिन है और उसको करने के लिए बैठ जाएं और वो काम हमसे समाप्त ही ना हो, तो हमारा समय भी समाप्त हो गया, समय भी खराब हुआ और बेवजह हमारी ऊर्जा जो खर्च हुई वो भी खराब गई। तो इसलिए कवि गिरधर राय कह रहे हैं कि हमें जो है बीते समय को भूलकर भविष्य की चिंता करनी चाहिए और जो कार्य सरलता से हो सके उसी में ही मन लगाना चाहिए। बिना वजह के हमें किसी कठिन काम में हाथ डालकर अपना समय और ऊर्जा व्यर्थ नहीं करनी चाहिए। वर्तमान में जो जीवन जी रहे हैं उसमें हमें संतोष जो है मानना चाहिए, संतोष पूर्वक अपना जीवन जीना चाहिए, बेवजह की भागदौड़ में शामिल नहीं होना है, ठीक है। जो है उसको जीना है और अपने भविष्य का ध्यान रखना है, बस ये कवि गिरधर राय का कहना था। तो ये था बच्चों हमारा क्लास 7 का पेपर, PT2 का पेपर, हिंदी विषय का। आई होप कि आप लोगों को ये पूरा पेपर समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जो है साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए पेपर के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।